रूस यूक्रेन के बीच जंग 58वें दिन में पहुंच चुकी है। 2 महीने पहले शुरू हुई यह जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर जीत का दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महायुद्ध। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को मारियुपोल पर हमला रोकने का आदेश दिया है। साथ ही इस शहर की मजबूत घेराबंदी के लिए भी कहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विश्व बैंक के मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रूस पर युद्ध कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दूसरी ओर युद्धग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए यूक्रेन में 22 अप्रैल यानी आज कोई मानवीय गलियारा नहीं खोला गया। उप प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन रास्तों से लोगों को निकाला जाना है उन पर खतरे के कारण मानवीय गलियारा नहीं बनाया गया है। इधर रूस ने जपोरिजिया पर मिसाइलें दागी हैं। 8 घायल रूसी सेना ने यूक्रेन के जपोरिजिया पर मिसाइल से हमला किया है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने बताया कि इस हमले में 8 नागरिक घायल हुए हैं। ये मिसाइलें खोरित्सिया द्वीप पर दागी गई। रूस यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की का पारा हाई है। जेलेंस्की हर मोर्चे पर अपने को मजबूत साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन क्या जेलेंस्की कीव के किले की तरह डोनबॉस्क में भी अपना जलवा दिखा पाएंगे? यूक्रेन के युद्ध में अब पासा पलटने वाला है। जेलेंस्की ने कीव में जो पराक्रम दिखाया है वो अब डोनबास में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उसकी वजह है कीव और डोनबास का फर्क। जंग का पहला चरण यानी कीव की लड़ाई जेलेंस्की ने जीती, लेकिन जंग का दूसरा चरण यानी डोनबास की लड़ाई क्या पुतिन आसानी से जीत लेंगे? रूस के टैंकों के लिए कीव का इलाका टैंकों का कब्रिस्तान साबित होगा। लेकिन क्या डोनबास में रूस के टैंक गरजेंगे और ऐसे धाकड़ तरीके से दौड़ेंगे या डोनबास रौंद डालेंगे? आपको कीव और डोनबास का पूरा फर्क समझाएंगे। क्यों डोनबास में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं डोनबास की युद्ध भूमि में, जहां रूस के फाइटर जेट्स ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के करीब 1000 छोटे मोर्चे और हथियारों पर रूस ने सफलतापूर्वक बमबारी की है। डोनबास में पुतिन की जीत शुरू हो चुकी है। रूस ने बैटल ऑफ डोनबास में पहला शहर जीत लिया है। बैटल ऑफ डोनबास के इस सबसे पहले शहर का नाम है क्रेमिना। यूक्रेन के नक्शे में ये है क्रेमिना शहर। रूस की आर्मी ने क्रेमिना की कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह यूक्रेन की आर्मी इस क्रेमिना शहर को छोड़कर भाग गई है। और न सिर्फ जेलेंस्की के लड़ाके भाग गए, बल्कि अपने T-65 टैंक भी छोड़ गए हैं, जिस पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और बकायदा यूक्रेन के टैंक पर चढ़कर उनकी पूरी जांच पड़ताल भी की। क्रेमिना शहर की आबादी 18,000 है। अब इस शहर पर पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है। इस शहर पर पुतिन ने चौतरफा हमला किया था। क्रेमिना की इस लड़ाई में अब तक आधिकारिक रूप से 200 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। मरने वालों का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यूक्रेन के नक्शे को दोबारा देखिए। डोनेत्स्क और लुहांस्क के करीब ये शहर है क्रेमिना, और क्रेमिना के करीब है क्रामेटोर्स्क। अब इस शहर पर धावा बोलने की तैयारी पुतिन की सेना ने शुरू कर दी है। यूक्रेन के क्रामेटोर्स्क में रूस की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के लोग सड़कों पर घायल पड़े हुए हैं। ये शहर भी खंडहर में तब्दील हो रहा है। मिसाइलों के अटैक से इस शहर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं।
जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। एक बार जब रूस की सेना डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी तो कीव पर ज्यादा बड़ा हमला किया जा सकता है और इसीलिए ज़ेलेंस्की की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई है। Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави. Тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. І точно, я вам обіцяю. ज़ेलेंस्की की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि कीव और डोनबास के मैदाने जंग में बहुत बड़ा फर्क है। कीव में रूस के टैंक बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीव एक घनी आबादी वाला शहर है, ना कि कोई खुला हुआ मैदान। टैंक हमेशा उसी युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं जहां वो खुले मैदान में हों और उनकी रफ्तार में कोई कमी ना आए। टैंक किसी भी कोने में किसी भी इलाके में हमला करने की क्षमता सिर्फ मैदानी इलाकों में ही रखते हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो कीव एक ऐसा शहर है जो यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी होने की वजह से वहां पर बिल्डिंग्स और बड़ी इमारतों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। टैंक रफ्तार पकड़कर दौड़ सके, कीव में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। यही वजह है कि कीव की सीमा पर ही रूस के टैंकों की गति धीमी हो गई। कीव में मुख्य राजमार्ग पर रूस के टैंक मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टैंक यूक्रेन के स्विच ब्लेड ड्रोन के निशाने पर आसानी से आ रहे थे। अपने देश की राजधानी के राजमार्गों पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए निशाना लगाना बहुत आसान था। जब रूस के टैंक ने कीव के अंदर जमीन पर उतरने की कोशिश की तब जमीन नरम होने की वजह से रूस के टैंकों की रफ्तार कम हो गई। ऐसी स्थिति में रूस के टैंक जेवलिन मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर आ गए। दरअसल कंक्रीट और सीमेंटेड सड़कों पर टैंक ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, लेकिन कीव की सीमा पर हर तरह से रूस के टैंक फेल साबित हो गए। लेकिन इधर डोनबास के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। डोनबास एक मैदानी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक खेत हैं, यहाँ ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, यहाँ कीव जैसी इमारतें भी नहीं हैं, जहाँ से लंबे वक्त तक छापामार लड़ाई को जारी रखा जा सके। डोनबास के इन मैदानों में रूस के टैंक बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और इसीलिए डोनबास में पुतिन के लड़ाकों की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। यही वजह है कि एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने शांति की अपील शुरू कर दी है। Я цього, або я цього не хочу, готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. Ще раз підкреслюючи, що вони не готові до мирного врегулювання. डोनबास में टैंक रूस के लिए इसीलिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि स्विच ब्लेड ड्रोन एक बड़े मैदानी इलाके में कम कारगर हैं। स्विच ब्लेड कामिकाज़े ड्रोन से ज्यादा 40 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। कीव जैसी घनी आबादी वाले इलाके में तो ये स्विच ब्लेड ड्रोन कामयाब थे, लेकिन डोनबास के बड़े मैदानी इलाकों में इनके लिए रूसी टैंकों के काफिले पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोनबास में पुतिन की जीत इसीलिए भी आसान हो सकती है क्योंकि कीव डोनबास से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। डोनबास में रूस की सेना के लिए कीव जैसी सप्लाई लाइन की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डोनबास के इलाकों में मैदानों में छापामार युद्ध नहीं बल्कि सीधी लड़ाई होगी और सीधी लड़ाई में रूस के सैनिकों का पलड़ा भारी होगा क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है। साल 2014 से ही रूस यहाँ लड़ रहे अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है, इसीलिए भी रूस डोनबास के इलाके से ज्यादा परिचित है और यही वजह है कि रूस अभी से खुद को जीता हुआ दिखाना चाहता है। भले ही कीव में रूस के पांव उखड़ गए, लेकिन रूस तो यही कह रहा है
कि युद्ध उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। Продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения. कुल मिलाकर डोनबास एक ऐसा युद्ध का मैदान है जिसको जीतना पुतिन के लिए भी जरूरी है और ज़ेलेंस्की के लिए भी जरूरी है। यानी डोनबास में दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही रूसी सेना गुस्से में है और इसके साथ गुस्से में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन यूक्रेन को तबाह, बर्बाद और मटिया मेट कर देना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिलने लगी है। यूक्रेन के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई बढ़ गई है। अमेरिका यूरोप के भेजे हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की ज़ेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं। वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओडेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया। इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। इस विमान में लदे हथियार रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था, लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। इस हमले के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बगैर देर किए बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि कर दी। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। रूस का दावा है कि उसने 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 166 रूसी लड़ाकू विमान गिराए। रूस का दावा है कि उसने 2326 यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 790 रूसी टैंक तबाह किए हैं। युद्ध में रूस ने 483 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, तो यूक्रेन ने रूस के 155 ड्रोन गिराए हैं। रूस ने 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं, तो यूक्रेन ने अब तक 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं। पुतिन की सेना ने ज़ेलेंस्की के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने रूस के 2041 सैन्य वाहन तबाह किए हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो तय है कि इस जंग में रूस का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितनी उसकी ताकत है। उधर ज़ेलेंस्की भी और जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।
11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोप, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जैवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्म सूट देने वाला है। Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй. अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है तो ब्रिटेन भी उसकी मदद के लिए बेताब है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मैस्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी। इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक और 2 चालक आ सकते हैं। इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया है। जाहिर है ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है, अभी और महातबाही होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की खतरनाक सेना इन दिनों जश्न मना रही है। पुतिन के लड़ाके मारियुपोल के कब्जे का जश्न मना रहे हैं। पूरी फौज लाशों के ढेर पर जश्न मना रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियुपोल पर कब्जे का जश्न। लाशों के ढेर पर पुतिन की सेना। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का आखिरी दांव। ये उसी मारियुपोल में हुई तबाही की तस्वीरें हैं जहां अब रूस ने कब्जे का दावा किया है। चेचेन कमांडरों की खूनी फौज ने मारियुपोल में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुतिन के बेहद करीबी रमजान कादिरोव के लड़ाकों की वजह से ही मारियुपोल जैसा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये तस्वीरें उसी जश्न की हैं जिसमें कादिरोव के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जीत का जय घोष कर रहे हैं। मारियुपोल में मौत वाली साजिश का ये आखिरी दांव पुतिन के इशारे पर ही चला गया है। खुद चेचेन कमांडर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मारियुपोल में जिस तबाही और सफाई का हुक्म मिला था अब उसे पूरा किया जा चुका है। Уверенности можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке. मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचेन कमांडरों ने इस बार उस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को अपने निशाने पर लिया जहां यूक्रेन के बचे हुए सैनिक छिपे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि इस आखिरी हमले को अंजाम देने के लिए चेचेन कमांडरों ने स्टील प्लांट पर भयंकर बमबारी की। इस दौरान रूसी सेना के टैंकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर किसी भी तरह का रहम नहीं बरता। कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारियुपोल में हुई इस भयानक तबाही ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को
मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की की चिंता उन 1 लाख से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर है जिनके अभी भी फंसे होने का दावा किया जा रहा है। 20 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно і постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених. दरअसल अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियुपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले गए एक ऑडियो मैसेज में इस बात का दावा किया था कि सिर्फ 2-4 घंटों के भीतर मारियुपोल उनके पंजों में होगा। Считаете нужным с утра сложить оружие, то я уверен, что चेचन्या में बैठे रमजान कादिरोव का यह संदेश जैसे ही मारियुपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां से जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले से ही अपने लड़ाकों को ये बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियुपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया था। इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियुपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। उसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए, जिससे स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास एक ऐसा हथियार सामने आया है जिसके अचूक निशाने से किसी का बचना मुश्किल है। वो जब गरजेगा तो रूसी सेना कांप उठेगी। क्या है वो, देखिए। जिनके हमले से बचना नामुमकिन है, जिनके अचूक वार का कोई सानी नहीं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये ऐसे ही हथियारों का जखीरा है जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा रखी है। खुद दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीन रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे? इसे समझने के लिए हमें उस यूक्रेन के रक्षा कवच को समझना होगा, जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध में बनाए रखा है, बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़ी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर
ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ब्रिमस्टोन नाम के इस मिसाइल के मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत में जहां बड़ा इजाफा होने जा रहा है, वहीं रूसी सेना की न सिर्फ जमीन पर मुसीबत बढ़ने वाली है, बल्कि समंदर में भी रूसी सेना को बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का गाल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी हैं। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था। चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से किसी दो की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 8, एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस से जुड़े इतने सवाल छात्रों से पूछने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया कि ये बोर्ड परीक्षा का राजनीतिकरण है। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के